नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ में। और मैं संजय आज आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम से उठाए हुए और कुछ आए हुए जो क्वेश्चन है वहाँ से उठाए हुए ये क्वेश्चन है आपके लिए लेके आया हम। सो दोस्तों, बिना देरी के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। सो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोटबुक और पेन साथ में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बनाते चलना। और जो पिछले वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी ज़रूर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। सो हमने 60 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो ये क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं, देखते हैं रिवीजन आपको याद है क्या। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, थिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। तो ये उक्त पंक्तियाँ किसकी है? सूर्यकांत सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो आपको पता ही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें काफ़ी जीवन में विरोध का सामना करना पड़ा, तो इन्होंने अपने जीवन यथार्थ जीवन को अपनी कविता में उतारा। सो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 60 नंबर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो 60 में आपका सही जवाब हो जाए जयशंकर प्रसाद। इन्होंने ये पंक्ति लिखी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी के बारे में। जयशंकर प्रसाद ने भी काफ़ी कविताएं लिखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कविताएं हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो दोस्तों, और चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ बिना किसी देरी के। तो गला अभी तक सही नहीं हुआ है, ख़राब ही चल रहा है दोस्तों, फिर भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? छायावाद के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छायावाद के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर है वो छोटा है पर इम्पोर्टेंट है। सो छायावाद की जो समय सीमा क्या मानी गई है? 1900 से 1920, 1920 से 1935, 1918 से 1936 या फिर 1930 से 1950। सो दोस्तों, आपने सही उत्तर का चयन करना है और आपका सही जवाब होता है 1918 से 1936। 1918 से 1936 का जो समय है वो छायावाद का समय माना जाता है दोस्तों। सो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, इन कविताओं में छायावाद का प्रारंभ किस कविता से माना गया है? इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ, आपसे छायावाद का प्रारंभ पूछ रहे हैं यहाँ पे भी, किस कविता से माना समाचीन है? तो मौन निमंत्रण से, जूही की कली, मैं नीर भरी दुख की बदली या फिर बादल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार रिपीट भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है रिपीट नहीं हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो गया जूही की कली। 1916 की ये कविता है जूही की कली, जयशंकर प्रसाद निराला की। तो जूही की कली से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है, तो आपने ध्यान रखना इस चीज़ को। 63 नंबर क्वेश्चन आपका, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? अंतिम कृति पूछा जयशंकर प्रसाद की। बहुत सारी उन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, जिनमें से अंतिम जो कृति है वो पूछी है, आंसू है, झरना है, लहर है या फिर कामायनी है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आपने चयन करना है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? तो 63 में आपका सीधा सीधा जवाब जाता है, वो जाता है कामायनी में। कामायनी जो रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और इसके जो सर्ग है, आगे क्वेश्चन आता है इसके लिए मैं नहीं बता रहा, तो इसके जो सर्ग हैं वो आपने क्रम वाइज याद कर लेने हैं, किसके बाद कौन सा आता है, क्योंकि उसमें से भी यूजीसी नेट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और मास्टर ग्रेड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो आपने वो जो सर्ग हैं वो आपने याद करनी है। तो कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, यह अंतिम कृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ठोक दो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो 64 नंबर आपका क्वेश्चन है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तैयारी शुरू कर दो दोस्तों, क्योंकि मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है।
सरकार की पूरी तैयारी है मास्टर कैडेट एग्ज़ाम लेने की। सो दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें और अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। ये नहीं कि सिर्फ 2 घंटे पढ़ लिए तो बहुत है। कम से कम दिन में 4 या 6 घंटे निकालें जो सिर्फ पढ़ाई के लिए हुए। सो बार बार रिवीजन करें हर एक चीज़ का, और सिलेबस काफ़ी है, सो कवर अच्छे से करें। और जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट, जो भी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है उसको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने तैयार ज़रूरी हैं। क्यों, उस समय आपसे ना तो वीडियो बार बार रिपीट होंगे, ना ही किताबें रिपीट होगी। काम क्या आएगा, वो आपके शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। सो आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं जो आपके एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले या 15 दिन पहले आपके काम आएंगे, क्योंकि आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको इतना अच्छा याद हो जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 64 नंबर आपका क्वेश्चन था दोस्तों, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो मैंने सर्ग नहीं बताए क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आने वाला था। तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं 8, 10, 6 या फिर 15। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम कृति है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। तो आपका 64 नंबर में सीधा सीधा जवाब जाता है ऑप्शन नंबर डी की तरफ। 15 सर्ग है दोस्तों। इन 15 सर्गों को कर्मा वाइज आपने याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि इसमें से यूजीसी नेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और मास्टर ग्रेड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये कृति है। सो 15 सर्ग है इसमें। और जिस मेरे दोस्त को इन सर्गों का क्रमवार पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि एक तो उसका रिवीजन हो जाएगी और जो मेरे दोस्त हैं उनको भी पता चल जाएगा। सो 65 नंबर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था। अब कामायनी का प्रकाशन भी आपसे पूछ लिया गया। तो आपको ऑप्शन में दिए गया 1925वीं, 1935वीं, 1940वीं या फिर 1915वीं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, IMP ये रचना है जयशंकर प्रसाद की और अंतिम कृति है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है। तो 65 में आपका सीधा जवाब जाता है, वो जाता है 1935 की तरफ, 1935 यानी कि 1935। सो दोस्तों, आपने ये अपने चार्ट में लिख लेना है, लगा लेना है, ताकि रोज़ आप जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे आपको याद होगा। और 15 जो सर्ग हैं वो आपने वहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। सो 1935 का कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है। अगला आपका क्वेश्चन है 66 नंबर, सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मैंने एग्ज़ाम दिए 2-3 एग्ज़ामों में, तो मेरे सामने भी ये आ गया। संगुनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था। तो निराला का, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंद पंत का या फिर मुकुटधर पांडे का। तो 66 में आपका सीधा सीधा जवाब जाता है, वो जाता है जयशंकर प्रसाद की तरफ। कामायनी के, आंसू के, झरना के, लहर के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, इनका संगुनी घराने में जन्म हुआ। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 नंबर, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की उस काव्य ग्रंथ का नाम आपने बताना है जो पहले ब्रजभाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई। तो आपके ऑप्शन है झरना, प्रेम पथिक, लहर या फिर आंसू। चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी किसी से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो 67 में आपका सीधा सीधा जवाब होता है प्रेम पथिक। जो प्रेम से मोड़ा जाए वो आसानी से मुड़ जाता है। ऐसे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, प्रेम पथिक, प्रेम का पथिक है वो आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो ब्रजभाषा से रूपांतरित कर दी खड़ी बोली में, तो वो थी जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 नंबर आपका क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित वीर्य काव्य कौन सा है। अब आपसे वीर्य काव्य पूछा है दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात खटनी चाहिए कि वीर्य में क्या होता है। वीर्य में बंदा क्या करता है, जिस बंदे को आम में से जिसको वीर्य हुआ है तो वो क्या करते हैं। तो आपके ऑप्शन है आंसू, झरना, लहर या फिर चित्रधारा। सो मेरे बहुत से दोस्तों ने तो सीधा सीधा पकड़ लिया इस क्वेश्चन को, तो वो हो जाएगा आंसू। 68 में ऑप्शन नंबर ए आंसू। प्रसाद द्वारा रचित वीर्य काव्य कौन सा है, तो वो है आंसू। वीर्य में क्या टपकते हैं, आंसू, टप 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 क्या टपकते हैं, आंसू। तो इस तरह से कैसे आप इस चीज़ को याद करें, ये सिर्फ आपको याद करने का तरीका है दोस्तों, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा हम किसी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं ना, वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहती है, भूलते भी नहीं उस चीज़ को। तो आपके आसपास जो भी प्रकृति है, जो भी आपकी वस्तुएं हैं,
जो नेचर है आपकी उसके साथ रिलेट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। फिर आपको देखना जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा, हाँ वैसे आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को कर पाओगे, आपका गलत भी नहीं होगा। तो 69 में आपका क्वेश्चन है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। कामायनी जो महाकाव्य है उसमें किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। बौद्ध दर्शन की, अद्वैतवाद की, वशिष्ठ अद्वैतवाद की है या फिर शैव दर्शन की। तो है किसका, जयशंकर प्रसाद का। और किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तो 69 में आपका सीधा जवाब है शैव दर्शन, क्योंकि शैव क्या है, शिव, ऐसे आप इसको याद करेंगे। शैव क्या है, शिव शंकर। तो कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का। दर्शन कौन सा होगा, तो शैव दर्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन वही हल करेगा जिसने 15 सर्ग अच्छे से याद कर लिए हों। सो दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ 15 सर्गों को आपने याद करना है। कामायनी में के पात्र ईड़ा का प्रतीकथा क्या है। जो कामायनी का पात्र है ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है। हृदय है, बुद्धि है, मन है या फिर धर्म है। तो ईड़ा का तो बहुत ही आसान है और आप पकड़ भी सकते हो इस चीज़ को। कैसे पकड़ोगे, ईड़ा कौन करता है, जो जिद करता है। अब जिद इनमें से कौन करेगा, मन थोड़ी करेगा, हृदय थोड़ी करेगा, धर्म थोड़ी करेगा, वो करेगा बुद्धि। मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो इतराती है, ईड़ा करती है। तो यानी कि कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है, तो वो है बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखना। ले चल बुलावा देकर मुझे नाबिक धीरे धीरे, इस पंक्ति का आधार पर जयशंकर प्रसाद पर क्या आरोप लगा। जयशंकर प्रसाद ने जब ये पंक्ति लिखी तो इस पंक्ति को पढ़कर उन पे क्या आरोप लगा। तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं दार्शनिक होने का, पलायनवादी होने का, यथार्थवादी होने का या फिर आदर्शवादी होने का। तो ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाबिक धीरे धीरे, तो नाबिक जब धीरे धीरे आपको लेके जाएगा तो वो क्या होगा, पलायनवादी ही होगा। और क्या होगा, आदर्शवादी थोड़ी होगा, तो वो पलायनवादी होगा। तो 71 में आपका सीधा जवाब हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पलायनवादी होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं ठोका है तो दोस्तों बिना संकोच के लाइक ठोक दीजिए। आपसे कोई फ़ीस थोड़ी ले रहे हैं और आपके लिए हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सो लाइक ठोक के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर पछताई क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। सो दोस्तों एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और अच्छे तरीके से पढ़ें। 72 नंबर आपका क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये आपके और किस में पूछी जाती है, तो ये पूछी जाती है आपके अलंकार में। कौन सा अलंकार है, तो उसमें भी ये पंक्ति आपसे पूछ ली जाती है। अंबर पनघट डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो ये पंक्ति किस कवि की है, यहाँ पे आपने कवि ही बताना है। तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर माधवी वर्मा। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी, ये तो पंक्ति किसकी है, तो 72 में आपका सीधा सीधा जवाब जाता है, वो है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 73 नंबर, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अपने चार्ट में इसको उतार लेना। स्रोत स्मृति नामक रचना किस कवि की है। स्रोत स्मृति रचना यहाँ पूछा गया है, आपने क्या हेडिंग देनी है, स्रोत स्मृति। इसके बारे में जो भी आपको बुक्स में मिले, नेट पे मिले, वो आपने अपने चार्ट में उतार लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 73 नंबर है, स्रोत स्मृति नामक रचना किस कवि की है। सुमित्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या फिर मैथिलीशरण गुप्त की। तो 73 में आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो निराला की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सो इसके बारे में जो भी कथन है वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि आप जितनी देर फाइंड नहीं करोगे किसी चीज़ को तब तक आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। आप रट्टा लगाते हो, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ऐसे नहीं होता। आप एक क्वेश्चन को पकड़ो, उसके बारे में रिपीट, अब जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उसके बारे में पकड़ो तो पूरा चार्ट बना लो उसके बारे में। जितनी देर आप फाइंड करोगे, नेट से फाइंड करोगे, बुक से फाइंड करोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपने स्रोत स्मृति के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है भी इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। 74 नंबर आपका क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा। अब जैसे भी राम की शक्ति पूजा नाम आया तो आपके दिमाग में खटनी चाहिए वे किसकी है।
का कथानक प्रतीक रूप से घोषित करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया भी कथानक है जो वो किस रूप को घोषित करते हैं, राम की रावण पर विजय का, देव की दानव पर विजय का, मानव की शक्ति पर विजय का, या सत्य की असत्य पर विजय का। तो जो आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से पकड़ लोगे इस क्वेश्चन को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जो सत्य की असत्य पर जो विजय है उसका प्रतीक था, ये राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा किसकी है, राम की शक्ति पूजा कैसी होती है, तो आपको पता है ये निराली होती है, निराले ढंग से की जाती है। तो उस राम के भक्त निराले की रचना है, नोट डाउन कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका में ने अस्वीकार कर दिया था। तो क्यों अस्वीकार किया था ये आपने फाइंड करना है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अश्लीलता का इस पे दोष लगा था, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में इसको छापने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन उत्तर मैंने आपको बता दिया, सरस्वती पत्रिका 75 का। तो और निराला की जो प्रसिद्धि का कारण बनी वो यही ही कविता बनी दोस्तों। कितना अटपटा जो सौभाग्य बना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया, इन्होंने किसी और पत्रिका से छपवाई और इनकी प्रसिद्धि का कारण ही जूही की कली बनी निराला की। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 76 नंबर, तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है। तोड़ती पत्थर कविता आपने फाइंड नहीं करना है क्या दिया गया इसमें, क्योंकि यूजीसी नेट में इन क्वेश्चनों का बहुत महत्व होता है दोस्तों, एक एक नंबर करके आपकी मेरिट बनती है। सो तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है, छायावादी है, प्रयोगवादी है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता ही है जो तोड़ती पत्थर है वो प्रगतिवादी है। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है, तो 76 में क्या होगा, वो होगा प्रगतिवादी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया दोस्तों 77 नंबर, महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से जुड़ा जाता है। महाप्राण, महाप्राण कैसा होता है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। आपने सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। जल्दी जल्दी आपने कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना है। जी फाइंड करो फाइंड करो फाइंड करो, बार बार कहता हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। सो जो महाप्राण है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से पहले जुड़ता है दोस्तों। महाप्राण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मास्टर कैडर में पूछा जा चुका है दोस्तों, और आगे भी आने की संभावना पूरी है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, यानी कि प्रकृति का बेटा किसको कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सूर्यकांत सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, या पर हरिओद, अयोध्या से हरिओद। तो 78 का आपका सीधा जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों बिल्कुल भी इन अनगहली मत करना, हर क्वेश्चन को अपने चार्ट पे ज़रूर उतारना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार वीडियो को देखना अगर समझ ना आए तो, और सुनना भी, क्यों देखा और सुना हुआ जल्दी दिमाग में बढ़ता है और लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है। सो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि। आपके ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो आपका सीधा जवाब है सुमित्रानंद पंत की ये ये पंक्ति है, कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली। सो आप भी अपने जो आसपास है उनको इन क्वेश्चनों के साथ रिलेट कीजिए, बनाइए इन क्वेश्चनों को अपने ढंग से बनाइए, तब आपको 100% नंबर लेके मेरिट में आपका नाम देखने को मिलेगा। चमत्कारी ये फार्मूला है दोस्तों, रिलेट कीजिए। कोई भी वस्तु है आपके आसपास आपको दिखाई देती है, आपके मन में चलती है, कोई भी आपने किसी को बताना थोड़ी है, उनसे इन क्वेश्चनों को रिलेट कीजिए, फिर देखिए आपको क्वेश्चन कैसे याद होते हैं। तो 80 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस कवि के काव्य का कर्मिक विकास छायावादी, प्रगतिवादी एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस प्रकार के ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का।
एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है जो छायावादी, प्रकृतिवादी और न मानवतावादी, यहाँ पे दो तो आप पकड़ लोगे, तीसरा नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए वो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठा रहा है वो। किस कवि को काव्य का कार्मिक विकास छायावादी, प्रगतिवादी एवं न मानवतावाद के रूप में हुआ? तो सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो आपका सीधा सीधा जवाब जाता है, वो जाता है सुमित्रानंद पंत को, जो छायावादी, प्रगतिवादी एवं न मानवतावाद के रूप में कार्मिक विकास इन्होंने किया, सुमित्रानंद पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, हिंदी में मधु काव्य। अब मधु काव्य का नाम लेते ही आपके दिमाग में खटकना चाहिए, जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उनके दिमाग में सीधा सीधा खटकना चाहिए दोस्तों, हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, किस कवि को दिया जाता है? 81 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मधु काव्य। तो आपके ऑप्शन में है दिनकर, बच्चन, रामनाथ अवस्थी या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। अब 50% मेरे दोस्तों के दिमाग में ऑप्शन पढ़ते ही उत्तर आ गया। तो उत्तर क्या आया? हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधु काव्य की रचना का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने मधु काव्य काफ़ी लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, मधु कलश के रचनाकार का नाम बताइए। 82 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अयोध्या सिंह उपाध्याय और रामधारी सिंह दिनकर। अब आप बोलोगे सर आपने पहले तो क्वेश्चन में बता दिया, मधु जो काव्य है वो किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन ने, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो क्वेश्चन तो आता है इस प्रकार से ही आता है। तो मधु कलश, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 83 नंबर, बजी नफीरी और नवाजी भूल गया अल्लाह ताला। ये आज के कलयुग का ना, आज का जो कलयुग दौर चल रहा है उस पर ये पंक्ति बिल्कुल फिट बैठती है दोस्तों, बिल्कुल फिट बैठती है। मैं किसी और की बात नहीं करूँ, मैं अपने आंखों देख की बात कर रहा हूँ। एक तरफ आरती चल रही होती है मंदिर में, और जैसे भी पंडित जी का मोबाइल बजता है, आरती की थाली किसी और को पकड़ा के पंडित जी फ़ोन पे चले जाते हैं। तो वही बात है यहाँ पे, इस पंक्ति में वही कहा गया है, बजी नफीरी और नवाजी भूल गया अल्लाह ताला। वो भगवान को भूल जाते हैं। ये पंक्ति किस कवि की है? इस रचना के सभी नहीं है, काफ़ी हैं। तो 83 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, दिनकर उर्वशी, हरियोद रसकलश, बच्चन सिंह मधुशाला या फिर रामनेश त्रिपाठी की पथिक। किस रचना से है दोस्तों, और कवि का नाम भी आप साथ दिया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुशाला से बच्चन जो मधुशाला है उससे ये ली गई है, बजी नफीरी और नवाजी भूल गया अल्लाह ताला। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। कौन सा छायावादी कवि? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, बच्चन या फिर दिनकर। तो 84 नंबर में आपके सीधा जवाब देता है जो सुमित्रानंद पंत है, ये आकाशवाणी में भी सेवारत थे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है दोस्तों, इधर कृतियाँ दी गई है और इधर कृतिकार दिए गए हैं, मिलान करना है, 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। राम की शक्ति पूजा, किसकी है राम की शक्ति पूजा? तो निराला ही है। तो आंसू किसकी है? तो वो जयशंकर प्रसाद की है। लोकायतन की है तो सुमित्रानंद पंत की है। और संध्या गीत किसकी हो जाती है? वो महादेवी वर्मा की, क्योंकि संध्या में गीत किसके करते हैं? वो महादेवी करते हैं। तो इस तरह आपकी 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों के चारों, और आपने ध्यान देना है दोस्तों इन चारों क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है 86 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? आगे आपकी ज्ञानपीठ की जो रचनाएं हैं उनकी भी वीडियो बनेगी, वो भी आपके सामने आएगी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ भी लिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन में आपके कामायनी, दीपशिखा, चितंबरा या फिर अनामिका। तो 86 नंबर का आपका क्वेश्चन है और सही जवाब हो जाए चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अब आपने बतानी है ये जो रचना है ये किसकी है, किस कवि की है, वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो मैं नहीं बताऊँगा आपको। चितंबरा जो रचना है वो किस कवि की है और जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 नंबर, राम की शक्ति पूजा के संबंध में क्या कथन असत्य है? सत्य पूछा गया, क्या कथन सत्य है? तो निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न नहीं है, निराला के राम अवतारी पुरुष है, निराला के राम सामान्य मनुष्य है, निराला के राम लीला पुरुषोत्तम है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सीधा सीधा आपका जवाब जाता है सी नंबर में, निराला के जो राम है वो सामान्य मानव है, एक मानव की तरह वो अपने जीवन को यापन करते हैं। तो राम की शक्ति पूजा में एक सामान्य मानव है, राम को दर्शाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 88 नंबर, थिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध।
इतना पढ़ते ही आपको सीधा सीधा क्लिक होना चाहिए किसकी है, में किसके जीवन के सत्य अभिव्यक्त हुए हैं। निराला के जीवन का, हनुमान जी के जीवन का, लक्ष्मण के जीवन का या विभीषण के जीवन का। सो आपको पता है इसने ऑप्शन ही ऐसे पूछ लिए, गलत होने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। तो सीधा जवाब हो जाए निराला के जीवन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। थिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, तो वो निराला जी अपने काव्य में लिखते हैं। 89 नंबर, सरोज स्मृति में सरोज कौन है। मैंने आपको पहले ही बोला सरोज स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट रचना है निराला जी के बारे में, आपने फाइंड करना है दोस्तों। सरोज स्मृति में सरोज कौन है, निराला की पत्नी है, निराला की प्रेमिका है, निराला की माता है, निराला की पुत्री है। तो आपको पता ही है निराला की पुत्री है। निराला की पुत्री का देहांत हो गया था, इसके बारे में जो सरोज स्मृति है वो निराला जी ने लिखी थी। सो पढ़ना इसको, सरोज स्मृति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है दोस्तों। एक आम इंसान के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया। तो निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो स्मितानंद पंत है, नंद दुलारी वाजपेयी हैं, रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नागेंद्र है। तो निराला की साहित्य साधना किसने लिखी, तो वो लिखी रामविलास शर्मा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है। तो युगबाणी है, मधुकण है, कलापी है, फिर रसकलश है। तो आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है दोस्तों। 91 में आपका सीधा सीधा जवाब जाता है, वो जाता है कलापी। कलापी रचना है जो आरसी प्रसाद सिंह की है। सो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप प्रीवियस जो एग्ज़ाम है वो उठा के देख लेना 2011 के बाद। इन क्वेश्चनों में से कहीं ना कहीं लिंक आपको मिल ही जाएगा, बल्कि कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो जूं के तूं वहाँ पर छापे गए हैं। सो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं फिर ये पछतावा हो आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ साथ तैयारी करते जाइए। आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी, 0 से 100% आपकी तैयारी इस चैनल पे करवा दी जाएगी। अभी थोड़े दिनों में आपके लिए जीके के क्वेश्चन, हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं, उनकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों साथ साथ में। सो आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करा दी जाएगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।